आज की ये कहानी है चोल वंश के वैभव की। बेपनाह दौलत, गगनचुंबी मंदिर और जावा सुमात्रा तक इनकी पहुंच थी। तो इनके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देखते हैं, जान लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इतिहास के मध्यकालीन युग के बिल्कुल बीच का कालखंड, यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी। यूरोप अभी स्थिर नहीं हो पाया था। बाद में जो देश ताकतवर बने, इस दौर में उनका वजूद तक नहीं था। यूरोप में विशाल गौथिक वास्तुशैली के गिरजाघर अभी नहीं बने थे। दूर दराज और समृद्ध कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के अलावा बहुत कम बड़े शहर दुनिया के नक्शे पर थे। लेकिन इसी दौर में दक्षिणी भारत का एक सम्राट दुनिया का सबसे विशाल मंदिर बृहदेश्वर बनाने की तैयारी कर रहा था। देखिए, दक्षिण भारत इस क्षेत्र को कहते हैं, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति महज 10 सालों में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और 216 फुट ऊंचे इस विशाल मंदिर में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बीचों बीच 12 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी, मोतियों से जड़ी इस प्रतिमा को सोने से मढ़ा गया था। मसालों से जगमगाते मंदिर के हॉल में कांसे की 60 मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों में जो मोती जड़े गए थे वो लंका द्वीप के को जीतने के बाद वहां से लाए गए थे। और इसके खजाने में सोने और चांदी के कई टन सिक्के थे। इसके अलावा दक्षिण भारत के जिन राजाओं को हराया गया था, उनसे मिले हार, आभूषण और तुरही नगाड़े भी मंदिर में जमा थे। यह सारी दौलत चोल सम्राट को उस युग में धरती का सबसे धनी व्यक्ति बनाती थी। बाकी सम्राट राजा कहलाते थे, लेकिन ये राजराज यानी राजाओं का राजा थे। और राजराज का ताल्लुक अपने दौर के ताकतवर राजवंश से था। ये राजवंश था चोल। इस राजवंश ने पूरी मध्ययुगीन दुनिया को बदल डाला था। हालांकि भारत के बाहर अभी भी उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। और चोल वंश और नटराज का प्रतीक 11वीं शताब्दी से पहले चोल कावेरी के मैदानी हिस्से में मौजूद कई छोटी ताकतों में से एक हुआ करते थे। यह इलाका घास से भरा हुआ होता था। चोलों को जो चीज बाकियों से अलग करती थी वो थी उनकी खोज करने की अंधहीन क्षमता। मध्ययुगीन दुनिया के मानकों के हिसाब से चोल राजवंश की रानियों का महत्व भी उल्लेखनीय था और वे राजवंश का सार्वजनिक चेहरा हुआ करती थी। राजराज की रिश्तेदार श्रेम्बियान महादेवी विधवा थी। तमिल गांवों में यात्रा करते हुए उन्होंने पुरानी मिट्टी की ईंटों के बने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और चमचमाते पत्थर भी लगवाए। और इसने चोल वंश की शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में छवि बनाई। सेबियान नटराज की पूजा करती थी और नटराज से भगवान का नित्य के राजा के तौर पर कम प्रचलित रूप था। सेबियान के सभी मंदिरों में नटराज की मूर्ति प्रमुखता से होती थी और बाद में यह रूप काफी प्रचलित हुआ है। आज नटराज हिंदू धर्म के प्रतीकों में से एक है, लेकिन मध्ययुगीन भारतीय जनमानस में नटराज असल में चोला राजवंश का प्रतीक हुआ करता था। सम्राट राजराज चोला भी सेबियन महादेवी की तरह जनता से मिलना जुलना पसंद करती थी, लेकिन वो कुछ अलग भी थे। विजेता राजराज चोल सम्राट एक विजेता सम्राट ये राजराज एक विजेता सम्राट थे। साल 990 के दशक में राजराज ने पश्चिमी घाटों पर चढ़ाई की और वहां के बंदरगाहों पर खड़े जहाजों को जला डाला था। इसके बाद उन्होंने लंका द्वीप के अंदरूनी झगड़ों का फायदा उठाया, वहां चोल वंश की चौकी स्थापित की। राजराज लंका पर लंबे समय तक अपनी मौजूदगी स्थापित करने वाले पहले भारतीय सम्राट बने। इसके बाद उन्होंने दक्कन के पठारी इलाकों पर हमला बोला और इनका बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। और इन युद्धों में मिली जीत के दौरान लूटी गई संपत्ति से राजराज ने बृहदेश्वर मंदिर को सजाया। कीमती खजानों के अलावा मंदिर को जीते गए इलाकों से हर साल 500 टन चावल, कितना 5000 टन चावल मिलते थे। और इस दौरान दौलत से बृहदेश्वर मंदिर को एक विशाल लोक निर्माण और कल्याण मंत्रालय में तब्दील कर दिया। मंदिर को सिंचाई, खेती के विस्तार, भेड़ों भैंसों की तादाद बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। दुनिया में कुछ ही राज्य जैसे थे जिन्होंने इस पैमाने पर आर्थिक नियंत्रण की कल्पना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से 700 साल पहले बेनाम नियम और बनाए गए निगम इस दौर में जैसे यूरेशिया के अंदरूनी हिस्सों में मंगोलों की तूती बोलती थी, वैसे ही हिंद महासागर में चोल राजवंश की धाक थी। राजराज चोला के वारिस राजेंद्र ने तमिल व्यापारी निगमों से संबंध स्थापित किए। इसकी वजह से व्यापारियों और सरकार के बीच एक साझेदारी बनी। इस कदम में 700 साल बाद वजूद में आई ईस्ट इंडिया कंपनी की झलक मिलती थी और ये साल था 1026 का।
राजन चोल ने व्यापारियों के समुद्री जहाजों पर अपने सैनिक तैनात कर दिए और मलय शहर के केदार को लूट लिया, जहां कीमती लकड़ियां और मसालों के वैश्विक व्यापार का दबदबा हुआ करता था। कुछ भारतीय राष्ट्रवादी इसे दक्षिण पूर्व एशिया में चोल विजय या फिर उपनिवेशीकरण बताते हैं, लेकिन पुरातत्व इसकी अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। ऐसा नहीं लगता है कि चोल राजाओं की अपनी कोई नौसेना थी, लेकिन उनकी छत्रछाया में तमिल व्यापारियों का फैलाव बंगाल की खाड़ी तक था। 11वीं सदी के आते आते ये व्यापारी उत्तरी सुमात्रा में स्वतंत्र बंदरगाह चलाने लगे और इसके एक सदी बाद उनकी मौजूदगी आज के म्यांमार और थाईलैंड तक बढ़ी और जावा में ये व्यापारी टैक्स वसूलने का भी काम करते थे। 13वीं सदी में तमिल व्यापारियों ने मंगोल सम्राट कुबलई खान के वंशजों के माथत मंगोल शासित चीन के साथ क्वानझाऊ बंदरगाह में भी सफल व्यापार किया। इन व्यापारियों ने पूर्वी चीन सागर के तट पर एक शिव मंदिर भी बनवाया और यह सहयोग नहीं था कि 19वीं सदी में ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में काम करने वाले भारतीयों में तमिलों की संख्या सबसे अधिक थी। युद्ध से मिली दौलत से नए मंदिरों का निर्माण, युद्ध में मिली जीतों और बाहर की दुनिया से संपर्क ने चोल शासित दक्षिण भारत को सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति के एक वैश्विक व्यापार नेटवर्क से जोड़ा था और चोल राजवंश ने युद्ध में लूट की संपत्तियों को नए मंदिरों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया और इन मंदिरों के कांसे के लिए तांबे और टिन की आपूर्ति मिस्र और मुमकिन है कि स्पेन तक से होती थी और मुमकिन है, और पूजा के लिए कपूर और चंदन की लकड़ी की आपूर्ति सुमात्रा से होती थी। तमिल मंदिर विशाल परिसरों में फैले होते थे और जो चारों ओर से बाजारों और चावल के खेतों से घिरे होते थे। कावेरी के किनारे चोल राजवंश की राजधानी क्षेत्र आज के कुंभकोणम शहर की तरह ही था। ये दर्जनों मंदिर और कस्बों वाली लाखों की आबादी वाला एक इलाका था और शायद उस समय यूरोप के अधिकांश शहरों को मात देता था। और चोल साम्राज्य के ये शहर आश्चर्यजनक रूप से बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक होते थे। इन शहरों में चीनी, बौद्ध, ट्यूनीशियाई, यहूदी, बंगाली तांत्रिक और लंकाई मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार करते थे। आज तमिलनाडु राज्य भारत का सबसे शहरीकृत राज्य है और इसके अधिकांश कस्बे चोल युग की धार्मिक जगहों और बाजारों के आसपास विकसित हुए हैं। शहरीकरण और वास्तुकला में यह विकास कला और साहित्य में भी दिखता था। समृद्ध विरासत चोल युग के मंदिरों में धातु पर की गई काफी उच्च स्तरीय है और इंसानी आकृतियों के मामले में ये माइकल एंजेलो या फिर कहिए डोनाटेलो को टक्कर देते हैं। चोल राजाओं की प्रशंसा करने और देवताओं की आराधना करने के लिए तमिल कवियों ने संतत्व, इतिहास और यहाँ तक कि जादुई यथार्थवाद की धारणाएं विकसित की और भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक बिखरी हुई इस विरासत ने दुनिया को जोड़ने का काम किया। चोल शासन के दौरान विशाल का धर्मस्थलों का निर्माण हुआ और उनके शासन ने व्यापारियों, कलाकारों और राजाओं को आश्चर्यचकित करने वाली संपत्ति से माला माल कर दिया। तो यही कहानी है चोल वंश के वैभव की, चोल वंश की।